नमस्कार, मैं डॉक्टर वर्षा गुप्ता आर्य कन्या इंटर कॉलेज गंगोह सहारनपुर से आज आपके समक्ष कक्षा 10 विषय गृह विज्ञान में घायल का स्थानांतरण अध्याय को पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। देखिएगा, इस अध्याय में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले घायल के स्थानांतरण का क्या अर्थ है, घायल के स्थानांतरण की क्यों आवश्यकता है, घायल के स्थानांतरण की कौन कौन सी विधियां हैं, जिसमें प्रथम विधि है एक व्यक्ति द्वारा घायल का स्थानांतरण, इसी प्रकार गोद में लेकर जाना, सहारा देकर ले जाना या कंधे पर रखकर ले जाना और पीठ पर रखकर ले जाना। स्ट्रेचर द्वारा घायल का स्थानांतरण किस प्रकार से किया जा सकता है, डोली द्वारा घायल का स्थानांतरण हम कैसे करते हैं या फिर चारपाई द्वारा घायल का स्थानांतरण किस प्रकार से हो सकता है। इससे आगे हस्त आसन विधियों द्वारा भी घायल का स्थानांतरण हम कैसे करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से हम जानेंगे दो हाथों के आसन द्वारा घायल का स्थानांतरण, तीन हाथों के आसन द्वारा घायल का स्थानांतरण और चार हाथों के आसन द्वारा घायल का स्थानांतरण। बच्चों, इसके अलावा इन सारी विधियों से स्थानांतरित करते समय प्रमुख सावधानियां कौन कौन सी हैं, ये सभी बिंदुओं को आज इस अध्याय में हम पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, प्रत्येक बिंदु को विस्तार पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले घायल के स्थानांतरण का अर्थ क्या है। बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति जब किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो वह किसी न किसी रूप में घायल हो जाता है, चाहे वह साधारण रूप से घायल हो या फिर गंभीर रूप से घायल हो। किसी दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्ति को गर्मी, सुरक्षा एवं आराम प्रदान करने के लिए दुर्घटना स्थल से स्थानांतरित करना अत्यंत आवश्यक होता है। किसी स्थान पर घटी दुर्घटना से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हटाना ही घायल का स्थानांतरण कहलाता है। आइए जाने स्थानांतरण की आवश्यकता क्यों होती है। बच्चों, आइए अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। घायल के स्थानांतरण की आवश्यकता। दुर्घटना कब और कहाँ घट जाए, इसका कुछ पता नहीं होता, अतः दुर्घटना स्थल से घायल का स्थानांतरण निम्नलिखित रूप से आवश्यक हो जाता है। सबसे प्रमुख बिंदु है, यदि घायल को दुर्घटना स्थल पर वहीं रहने दिया गया तो फिर से दुर्घटना घट सकती है, अतः घायल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए स्थानांतरण बहुत ज़रूरी होता है। दुर्घटना में व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, अतः उनके जीवन को बचाने के लिए स्थानांतरण अत्यंत आवश्यक है। इसी तरह दुर्घटना में यदि चोट लग जाए, अंग भंग हो जाए, कोई हड्डी टूट जाए या घाव लग जाए तो रोगी के प्राणों पर बंध आती है, उसकी जीवन दांव पर लग जाता है। ऐसे में उचित ढंग से स्थानांतरित करके चिकित्सक के पास पहुंचाकर उपचार शुरू कराना उसके लिए जीवनदायी बन जाता है। प्यारे बच्चों, इस चार्ट के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण विधियों पर जरा ध्यान दीजिएगा। हम पढ़ रहे हैं घायल के स्थानांतरण की विधियां। देखिएगा कौन सी प्रमुख विधियां हैं।
सबसे पहले एक व्यक्ति द्वारा घायल का स्थानांतरण, स्ट्रेचर द्वारा घायल का स्थानांतरण, चारपाई द्वारा घायल का स्थानांतरण, डोली द्वारा घायल का स्थानांतरण और हस्त आसन विधियों द्वारा घायल का स्थानांतरण। बच्चों, जैसा कि अभी हमने अपने चार्ट में देखा कि घायल के स्थानांतरण की 5 प्रमुख विधियां हैं, अब हम प्रत्येक विधि को विस्तार पूर्वक समझेंगे और चित्रों के माध्यम से प्रत्येक विधि को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति द्वारा घायल का स्थानांतरण, यह विधि उन व्यक्तियों पर प्रयोग की जाती है जिन्हें केवल थोड़े से सहारे की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति द्वारा घायल का स्थानांतरण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है, यानी एक व्यक्ति द्वारा भी कई विधियां हैं जो कि घायल को स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। देखिएगा, सबसे पहले गोद में लेकर जाना, फिर सहारा देकर ले जाना, कंधे पर रखकर ले जाना और पीठ पर लादकर या उठाकर या लेकर स्थानांतरित करना। विस्तार से देखते हैं। पहली विधि है हमारी गोद में ले जाना। बच्चों, चित्र में भी ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से गोद में लेकर जाया जा रहा है। इस विधि में मूर्छित या घायल व्यक्ति को सीधा पीठ के बल लिटाकर एक हाथ को उसकी दोनों टांगों के नीचे तथा दूसरे हाथ को पीठ के नीचे डालकर सावधानी पूर्वक उठाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाता है, परंतु यह तभी संभव हो जाता है जबकि घायल व्यक्ति अधिक भारी ना हो। जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं कि ले जाने वाले वाहक ने अपने हाथों की व्यवस्था किस प्रकार से बनाई हुई है। दूसरी विधि देखते हैं, सहारा देकर ले जाना। यह विधि उन रोगियों को ले जाने में उपयोगी होती है जो अपने होश में होते हैं तथा सहारा पाकर स्वयं चल फिर सकते हैं। चित्र में भी देखिएगा बच्चों कि सहारा देकर किस प्रकार से एक वाहक रोगी को स्थानांतरित करने में सहायता कर रहा है। ऐसी स्थिति में रोगी के बगल में खड़े होकर रोगी के हाथों को अपने कंधे पर रखकर तथा दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़कर सहारा देना चाहिए। इस प्रकार रोगी धीरे धीरे स्वयं चलकर सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता है। हमारी अगली विधि है कंधे पर रखकर ले जाना। बच्चों, चित्र जरूर देखिएगा, इससे आपको समझने में सहायता मिलेगी। यह सुविधाजनक विधि है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा ही मूर्छित व्यक्ति को आसानी से स्थानांतरित कर सकते हैं। इस विधि में आग लगने वाले स्थान से दमकल कर्मियों द्वारा लोगों को बाहर निकाला जाता है। इसी कारण इसे फायरमैन लिफ्ट विधि भी कहते हैं, जैसे दमकल कर्मी उठाकर ले जाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। इस विधि में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सहारा देकर खड़ा किया जाता है और उसका दाहिना हाथ अपनी गर्दन में डालकर तथा झुककर उसकी टांगों के बीच से अपना दाहिना हाथ निकाला जाता है। फिर इसी हाथ द्वारा अपनी गर्दन पर पड़ा हुआ दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का हाथ पकड़कर प्राथमिक चिकित्सक खड़ा हो जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। अतः यह कंधे पर डालकर उठाने की विधि भी कही जाती है। अगली विधि देखिएगा, पीठ पर ले जाना या पीठ पर लादकर ले जाना। बच्चों, इस विधि में कैसे करेंगे देखिएगा। घायल व्यक्ति यदि अपने होश में हो तथा उसे दूर ले जाना हो तो उसे पीठ पर लादकर भी ले जाया जा सकता है।
इस कार्य के लिए रोगी को अपने दोनों हाथ प्राथमिक चिकित्सक की गर्दन के इधर उधर डालकर उसके सीने पर मजबूती से पकड़ लेना चाहिए। इस अवस्था में घायल के दोनों पैर कमर से नीचे आगे की ओर दृष्टिगत होते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हैं कि घायल व्यक्ति के दोनों हाथ आगे पड़े हुए हैं और उसके पैर भी आगे की ओर निकले हुए दृष्टिगत हो रहे हैं। इस प्रकार से रोगी को बहुत अधिक दूर तक भी स्थानांतरित करने में कोई परेशानी नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण विधि बच्चों जरूर याद कीजिएगा, स्ट्रेचर द्वारा घायल का स्थानांतरण। स्थानांतरण की यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। दुर्घटना स्थल पर जब घायल की स्थिति ऐसी हो कि उसे किसी वाहन पर बैठाकर या सहारा देकर ना ले जाया जा सके, तब स्ट्रेचर का प्रयोग किया जाता है। यह विधि उन रोगियों के लिए बहुत उपयोगी होती है जिसके कमर के हिस्से में चोट लगी हो। स्ट्रेचर एक बना बनाया उपकरण होता है, परंतु अनेक अवसरों पर स्ट्रेचर मिलना संभव नहीं होता। ऐसे समय पर हम अपनी आवश्यकता अनुसार स्ट्रेचर को बना भी सकते हैं। इसके लिए कोई कंबल या दरी लेकर लंबाई में जमीन पर बिछा लेते हैं। इसके दोनों लंबे किनारों को एक बांस के साथ बिल्कुल सीधे लपेट देते हैं। इस प्रकार यह एक स्ट्रेचर की तरह से बन जाता है। स्ट्रेचर की बनावट इस प्रकार की होती है कि रोगी को स्थानांतरित करते समय झटके नहीं लगते, साथ ही घायल अंग पर दर्द की भी अनुभूति नहीं होती। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि घायल व्यक्ति स्ट्रेचर पर कितने आराम से स्थानांतरित किया जा सकता है। हमारी अगली विधि है बच्चों डोली द्वारा घायल का स्थानांतरण। डोली बनाकर घायल को डॉक्टर के पास ले जाना ही डोली द्वारा स्थानांतरण कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोगी का स्थानांतरण दूर के स्थानों के लिए करने तथा उसको धूप, गर्मी, हवा, ठंड तथा बरसात से बचाने के लिए डोली ही घायल के स्थानांतरण का अत्यंत ही सुगम साधन होती है। हमारी अगली विधि की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, चारपाई द्वारा घायल का स्थानांतरण। बच्चों इस चित्र में भी आप देखिएगा किस प्रकार से एक चारपाई को ऊपर घायल व्यक्ति को लिटाया हुआ है और उसको ले जाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अथवा नगरों में रात के समय अन्य साधन उपलब्ध ना होने पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को चारपाई पर लिटाकर स्थानांतरित किया जा सकता है। यह कार्य 2 से 4 व्यक्तियों द्वारा संपन्न हो सकता है। बच्चों घायल के स्थानांतरण के लिए उसकी आवश्यकता अनुसार हमें जो साधन मिलता है हम यथासंभव उसका प्रयास लेने का प्रयास करते हैं। लेकिन वर्तमान में एम्बुलेंस, जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा, एम्बुलेंस घायल को स्थानांतरित करने का सबसे सुविधाजनक साधन बनकर आया है। एम्बुलेंस घायलों को ले जाने वाली गाड़ी या मोटर को एम्बुलेंस कहते हैं। बड़े नगरों में घायल या रोगी के स्थानांतरण के लिए एम्बुलेंस का प्रयोग होता है। यह भी स्थानांतरण का बहुत ही सुगम और सर्वोत्तम साधन वर्तमान में बन गया है। अब चलते हैं हमारी 5वीं और आखिरी विधि की ओर, हस्त आसन या हैंड स्ट्रेचर से अभिप्राय। हाथों द्वारा बनाई गई बैठक को हस्त आसन कहते हैं। हस्त आसन विधि में प्राय 2 वाहकों की आवश्यकता होती है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पैर, घुटनों अथवा जांघ में यदि चोट लगी हो तो प्राय हस्त आसन विधि का प्रयोग किया जाता है। बच्चों हस्त आसन द्वारा घायल का स्थानांतरण किस प्रकार से हो, आइए समझते हैं।
घायल अथवा रोगी व्यक्ति को हस्त आसन विधि द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अधिक घायल और भारी है तो एक व्यक्ति वाहक के रूप में उसको स्थानांतरित नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में घायल का स्थानांतरण करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ऐसे में संबंधित व्यक्ति अपने हाथों को विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित करके उनके द्वारा घायल व्यक्ति को उठाकर यथासंभव उपचार के लिए ले जा सकता है। घायल के स्थानांतरण की यह विधि ही हस्त आसन द्वारा स्थानांतरण कहलाती है। अब हमने जैसे और बहुत सारी विधियों का अध्ययन किया है, हम अब चलते हैं हस्त आसन द्वारा घायल के स्थानांतरण की विधियों की तरफ। देखिएगा, हाथों की इस प्रकार की व्यवस्था 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली 2 हत्थी बैठकी, जिसे 2 हाथों का आसन भी कहते हैं। चित्र में भी देखिएगा बच्चों, किस तरह से 2 हाथों को ऐसे गुथाकर बैठकी बनाई गई है। फिर अगली है हमारी त्रिहत्थी बैठकी, यानी 3 हाथों का आसन। इसको भी इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि 3 हाथों के प्रयोग द्वारा किस प्रकार से एक बैठकी बनाई गई है। अगली है हमारी चौहत्ती बैठकी या 4 हाथों का आसन, जिसमें 2 व्यक्ति अपने दोनों हाथों का प्रयोग करके किस प्रकार से 4 हाथों से एक आसन बनाते हैं। अब प्रत्येक विधि को विस्तार से देखिएगा। सबसे पहले हमने बात की थी 2 हत्थी बैठकी या 2 हाथों का आसन। बच्चों, इसमें क्या होता है, दोनों वाहक व्यक्ति एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एक व्यक्ति अपना दायां हाथ तथा दूसरा व्यक्ति अपना बायां हाथ आपस में पकड़कर एक बैठकी बनाते हैं, इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद बैठकी बनाने में दोनों व्यक्तियों की उंगलियां एक दूसरे में फंसी रहेंगी, जिससे कि दोनों हाथों का जोड़ बहुत मजबूत बन सके। इस आसन को बनाते समय हाथों में दस्ताने पहनना अथवा उंगलियों के मध्य कोई कपड़ा रखना सुविधाजनक रहता है। घायल को 2 हत्थी आसन पर धीरे से बिठा दिया जाता है। वाहकों के खाली हाथ घायल की पीठ पर क्रॉस बनाते हैं। घायल को अपने दोनों हाथ वाहकों की गर्दन में लिपटाकर रखने चाहिए ताकि वह गिरने से बच जाए, जैसा कि इस चित्र में भी आप देख सकते हैं। इस विधि में चलते समय दाहिनी ओर वाला वाहक अपना दायां पैर तथा बाएं ओर वाला वाहक अपना बायां पैर बाहर की ओर निकालता है। अगली विधि है हमारी त्रिहत्थी बैठकी, यानी 3 हाथों का आसन। घायल व्यक्ति के मूर्छित न होने की अवस्था में यह विधि प्रयोग में लाई जाती है। दोनों वाहक घायल के पीछे आमने सामने मुंह करके खड़े हो जाते हैं। दाहिनी ओर वाला व्यक्ति अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ की कलाई को पकड़ता है तथा दूसरे वाहक की इसी कलाई को पहला वाहक अपने बाएं हाथ से पकड़ लेता है। इस प्रकार से त्रिहत्थी आसन बन जाता है। अब बाएं वाला सहायक अपने खाली हाथ से घायल के पैरों को सहारा देता है और आसन पर बैठा लेता है। इस प्रकार के आसन पर कपड़े की गद्दी रखकर घायल व्यक्ति को सुविधाजनक स्थिति में बैठा दिया जाता है। इस विधि में घायल व्यक्ति को अपने दोनों हाथों को दोनों वाहकों की गर्दन में घुमाकर अच्छे से डालना चाहिए ताकि वे त्रिहत्थी आसन पर संभलकर बैठ सकें। इसके साथ ही घायल व्यक्ति को अपने दोनों हाथ सहायकों के गले में डालकर अपने को अच्छी प्रकार से संभाले रखना चाहिए। बच्चों,
आइए अगली विधि की तरफ बढ़ते हैं। चौहत्ती बैठकी या 4 हाथों का आसन। देखिएगा, इस विधि में भी दोनों वाहक एक दूसरे की कलाइयाँ पकड़ते हैं। दोनों वाहक आमने सामने मुंह करके खड़े होते हैं। प्रत्येक वाहक अपने दाहिने हाथ से अपनी बाईं कलाई को पकड़ता है। अब दोनों वाहक अपने अपने खाली बाएं हाथ से एक दूसरे की दाहिनी कलाई को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार से चौहत्ती आसन बन जाता है। इस पर कपड़े की गद्दी डालकर घायल को आराम से बिठाकर स्थानांतरित किया जा सकता है। बच्चों, चित्र में भी देखिएगा 4 हाथों से किस प्रकार से चौहत्ती बैठकी का निर्माण किया गया है और घायल को स्थानांतरित किया जा सकता है। ये सभी विधियां आपने अभी ध्यानपूर्वक पढ़ी हैं। अब इन विधियों का प्रयोग करते समय हमें किन किन सावधानियों की आवश्यकता होती है, बच्चों इस पर भी जरूर से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली है, स्थानांतरण में स्ट्रेचर का यदि प्रयोग करें तो उसे एकदम सीधा रखना चाहिए, वरना घायल को इधर से उधर स्थानांतरित करने में कष्ट का अनुभव होता है। दूसरी सावधानी क्या होनी चाहिए? हस्त आसन विधि का प्रयोग करते समय, बनाते समय हाथों की पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि हम हाथों के प्रयोग द्वारा ही घायल को स्थानांतरित करते हैं। तो यह पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। घायल को अच्छी प्रकार से बैठाकर ले जाना चाहिए। चौहत्ती आसन प्रौढ़ घायल को स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग में लाने का सबसे अच्छा और सुविधाजनक साधन है। हस्त आसनों का प्रयोग होश में रहने वाले घायलों के लिए करना एकदम सही होता है। इसी तरह हस्त आसन विधि द्वारा घायलों को स्थानांतरित करते समय दोनों सहायकों को एक समान गति से चलना चाहिए। वाहकों को घायलों के साथ समानुभूति एवं प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, ताकि घायल की ऐसी अवस्था में उसे दुख की अनुभूति ना हो। बच्चों, इस पूरे अध्याय में हमने घायल के स्थानांतरण की विभिन्न विधियों को जाना। आइए एक बार पुनः अभ्यास करते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। सबसे पहले घायल के स्थानांतरण का अर्थ समझा, उसके बाद घायल के स्थानांतरण की आवश्यकता को जाना। घायल के स्थानांतरण हम किन किन विधियों द्वारा कर सकते हैं, उन सभी विधियों को देखेंगे एक बार। एक व्यक्ति द्वारा घायल का स्थानांतरण, जिसमें गोद में लेकर जाना, सहारा देकर ले जाना, कंधे पर रखकर ले जाना या पीठ पर लेकर जाना। इसी तरह स्ट्रेचर द्वारा घायल को किस प्रकार से स्थानांतरित किया जा सकता है, या डोली द्वारा घायल को स्थानांतरण में कैसे सहायता मिल सकती है। अगली विधि थी चारपाई द्वारा घायल का स्थानांतरण, और सबसे महत्वपूर्ण विधि हस्त आसन द्वारा घायल का स्थानांतरण, जिसमें हमने 3 आसनों का प्रयोग किया। सबसे पहला 2 हत्ती बैठकी, 3 हत्ती बैठकी और 4 हत्ती बैठकी। तो ये 3 प्रमुख आसन आपको भूलने नहीं हैं। इसके साथ ही साथ इन सभी विधियों का प्रयोग करते समय हमें किन सावधानियों की आवश्यकता होती है या किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, तो ये सारी बातें बच्चों आपको इस अध्याय में जानने को मिली है। इनको ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिएगा। सारे पाठ को अच्छे से समझने के उपरांत थोड़ा सा गृह कार्य आपको करना है। बच्चों, इस पाठ में आपने घायल के स्थानांतरण की विधियों को चित्र सहित समझा है। प्यारे बच्चों, आप अपने भाई बहनों के साथ
खेल खेल में हस्त आसन विधियों का प्रयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने भाई बहनों को स्थानांतरित करके इन विधियों को प्रत्यक्ष रूप से समझ सकते हैं। इसके साथ ही आपकी यह गतिविधि आपको एक कौशल सीखने में अवश्य मदद करेगी और इस कौशल को सीखकर ऐसा भी हो सकता है कि वास्तविक जीवन में आपका यह कौशल, आपकी सीखी गई विधियां किसी के जीवन बचाने में सहायक हो सकें। इस अध्याय को हम यही समाप्त करते हैं। अगले किसी प्रकरण के साथ मैं पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।